हेलो, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल और अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मोहम्मद अहमद काज़मी, लेकर आया हूं आपका पसंदीदा कार्यक्रम, खास फ्राइडे के लिए प्रोग्राम जो हम लाते हैं आपके लिए। वो साउथ एशिया पर नजर सैयद अली मुश्तबा के साथ। ये बहुत ही अहम प्रोग्राम है क्योंकि हम आम तौर पर साउथ एशिया के मुल्कों की उस नजदीक से उसको कवर नहीं कर पाते हैं। इसलिए इस एक प्रोग्राम में हफ्ते भर में जो बड़ी खबरें होती हैं साउथ एशिया की, यानी भारत के पड़ोसी मुल्कों की, उस पर हम चर्चा करते हैं। आज फ्राइडे है और हम जिन इश्यूज पर बात कर रहे हैं वो बहुत ही अहम है। वो ये कि एक तरफ तो भारत ने पाकिस्तान के फॉरेन मिनिस्टर को शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन एससीओ फॉरेन मिनिस्टर्स मीटिंग में इनविटेशन दिया है, और साथ साथ शहबाज शरीफ जो पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर हैं, उनका भी हाल में बयान आया था कि हमने 3 जंगें लड़ ली, अब हमें चाहिए कि हम एक दूसरे के नजदीक आए, और ताल्लुकात बेहतर करने के उन्होंने इशारे दिए थे। लेकिन साथ साथ खबर यह भी है कि पाकिस्तान भारत के कुछ एयरफोर्स बेसिस पर कुछ सेंसिटिव इंस्टॉलेशंस की सैटेलाइट इमेजेस चीन से हासिल करने की कोशिश कर रहा है, और चीन से उसने कुछ ऐसे हथियार भी लिए हैं जिससे भारत का मुकाबला किया जा सके। रफाल जो हमारे यहाँ जहाज आए थे, उसके जवाब में चीन से वो जहाज ले रहा है, उस पर हम बात करेंगे। इसके अलावा जो दूसरी बड़ी खबर है वो ये कि चीन जो लद्दाख में एक मुसलसल ऐसी खबरें आती रही हैं कि चीन ने लद्दाख में कुछ भारत के इलाकों पर कब्जा किया है। अब ऐसी खबर कंफर्म हुई है। अभी तक सरकार ने उसको खोल करके बताया नहीं है, लेकिन एक सरकारी ऐसी बड़ी मीटिंग में जिसमें खुद प्राइम मिनिस्टर मौजूद थे, होम मिनिस्टर मौजूद थे, वहां वो पेपर पढ़ा जाना था लेकिन वो नहीं पढ़ा गया। लेकिन उसमें जो बात बताई गई है वो बहुत ही सनसनीखेज है। वो ये कि भारत ने 65 में से 26 या 30 पोस्टें खो दी हैं। वहां तक भारत की फौज वो जो गश्त करते हैं सिक्योरिटी के लिए, वो नहीं कर पा रहे हैं। ये खबर है। और तीसरी बड़ी खबर है, म्यांमार ने जो हवाई हमले किए हैं भारत के बॉर्डर के नजदीक चिन नेशनल फ्रंट के खिलाफ। तो ये भारत के इमीडिएट पड़ोस में क्या क्या हो रहा है, उस पर हम बात कर रहे हैं जनाब सैयद अली मुश्तबा साहब से। अली मुश्तबा साहब, वेलकम है आपका। मीडिया स्टार वर्ल्ड को आप वक्त दे देते हैं, बहुत बहुत शुक्रिया। आप ये बताइए कि ये क्या है? सियासी तौर पर बाकायदा मिलने की तैयारियां हो रही हैं, ये कहा जा रहा है 12 साल के बाद मुलाकातें होंगी, लेकिन दूसरी तरफ दुश्मनी का काम भी मजबूती से हो रहा है। क्या कुछ है, ये बताइए। जी शुक्रिया, आदाब, सत श्री अकाल और अस्सलाम वालेकुम। मैं पहले जो है बुरी खबर से शुरू करूंगा, फिर अच्छी खबर पे शुरू करूंगा, इसलिए कि जो बुरी खबर पहले खत्म हो जाए तो फिर अच्छी खबर में मजा आता है सुनने के लिए। तो बुरी खबर जो है वो ये है कि भारत के लिए, मैं एक भारतीय हूं तो उसके लिए हमारे लिए बुरी खबर है वो ये है कि पाकिस्तान ने चाइना से सैटेलाइट इमेजेस मांगे हैं जो कि 1 मीटर के बराबर होने चाहिए। ये समझ लीजिए 1 मीटर के बराबर उन्हें इमेजेस चाहिए। वो इंडिया के एयरफोर्स इंस्टॉलेशन जो भी है, बेसिस जो है, वो एलओसी के पास जितने भी हैं उनके इमेजेस चाहिए। तो उन्होंने 6 मतलब इंस्टॉलेशन के बारे में पहले बात की थी, और उसके बाद अब उन्होंने कहा कि मुझे 22 टारगेट चाहिए जो एलओसी के पास है, मतलब इंडियन एयरफोर्स के बेसिस है। तो इनकी जो है वो पाकिस्तान की जो है वो एक ऑर्गेनाइजेशन है, गवर्नमेंट की उनकी संस्था है जिसका नाम है अपर एटमॉस्फेयर रिसर्च कमीशन। ये पाकिस्तान की मतलब संस्था है। और दूसरा जो है चाइना नेशनल स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन। तो इन दोनों के बीच में 10 साल की संधि पहले से हुई है, और चाइना ने कहा है कि हमारे पास जो भी सैटेलाइट इमेजेस है वो हम आपसे शेयर करेंगे। तो इसी के तहत उन्होंने ये मतलब मांग की कि आप हमें दीजिए। इसके अलावा पाकिस्तान जो है वो चाइना से JC-10 जो है वो सी, ये एयरक्राफ्ट जो है वो चाइना से ले चुका है, जो कि रफाल का जो है वो
काउंटर पार्ट है कि जितनी पावर है रफाल की उतनी ही पावर जो है वो उसकी है। और ये जो है और भी उन्होंने बहुत सारे दूसरे हथियार लिए हुए हैं जो कि एयरफोर्स की सिक्योरिटी को टाइट करने के लिए। अब इसी कड़ी से वो एक और खबर है कि सिंध में उनका एक एयरबेस है जिसका नाम है मीरपुर खास। वो पहले से ही वहां पर उनका एयरफोर्स था। अब उसमें उन्होंने एक स्क्वाड्रन जो है वो होता है 8 से लेके 24 एयरक्राफ्ट का, वहां पे लाके रख दिया है। पूरे एयरबेस का जो है वो फिर से रिनोवेशन कर रहे हैं, पेंटिंग चल रही है, मतलब कोटिंग हो रही है रनवे पर, और उसमें टैक्सी वे जो होता है और जो रनवे होता है वो सारी चीज की वो मरम्मत कर रहे हैं। तो ये सिर्फ 300 किलोमीटर है इंडिया के LOC से। इसके अलावा जो है वो अपने आप को वॉर प्रिपेयर्डनेस के लिए जो है वो तैयार किए हुए हैं। इसके खिलाफ जो है वो इंडिया भी जो है उसने भी अपनी तैयारी शुरू कर दी है। उसने एक S-400 एयर डिफेंस सिस्टम जो है वो लाके रख दिया है यहाँ पे दोनों बॉर्डरों पर, मतलब चाइना के बॉर्डर से भी और पाकिस्तान के बॉर्डर से भी। फिर परले जो है ब्लास्टिक मिसाइल है वो भी इंडिया ने जो है वो इन बॉर्डरों पर तैनात कर दिया है। और जो सबसे अहम खबर है इसमें कि इंडिया ने जो जोधपुर एयरबेस है जो कि इंडिया का फ्रंट लाइन एयरबेस है, सारे ऑपरेशन वहीं से होते हैं। कारगिल में भी जो ऑपरेशन हुआ था 1999 में वहीं से हुआ था मोस्टली। और अभी जो बालाकोट में जो बॉम्ब लेके गए थे यहाँ से, वो वहीं जोधपुर से ही जो है वो हवाई जहाज उड़ा था। अब वो जोधपुर मतलब जो एयरबेस है उसको इंडिया ने जो है वो कैमोफ्लेज कर दिया है ताकि उन्हें मालूम था कि अगर कोई सैटेलाइट इमेज लेंगे तो ये बेस जो है उनको सैटेलाइट इमेज में दिखाई नहीं पड़ेगा। लेकिन जो ओपन इंटेलिजेंस सोर्स है इंटरनेट की, सोशल मीडिया की, उसने इसको जो है मतलब मंजर आम पे लाया कि इंडिया जो है उसने मतलब वो जोधपुर एयरबेस को जो है उसने कैमोफ्लेज कर दिया, उसकी पेंट कर दी। वहां के जो ग्राउंड फोर्स है वहां के लोगों के स्टाफ के यूनिफॉर्म बदल दिए, वो पहले ग्रीन थे अब काले हो गए हैं। और वहां पे भी इंडिया का जो है वो एक स्क्वाड्रन जो है वो एयरफोर्स का हर टाइम तैनात रहता है। और ये सब चीजें जो है 220 किलोमीटर दूर है LOC से। तो ये खबरें जो है वो मतलब डिफेंस प्रिपेयर्डनेस की और एयरफोर्स के हवाले से वो मतलब चल रही है। अब जो आप दूसरी खबर के ऊपर जो आप लेके आ रहे हैं कि शहबाज शरीफ का रुख जो है बदल रहा है और वो इंडिया भी जो है उसने जो है इनविटेशन दे दिया है पाकिस्तान के फॉरेन मिनिस्टर को कि वो शंघाई जो कोऑपरेशन होता है उसमें आकर के वो बातचीत करें। तो ये जो चीजें हैं ये मुझे तो समझ में आ रहा है कि पाकिस्तान जो है वो बड़ी डिस्परेट स्टेज में है अभी। उसकी इकोनॉमी जो है बिल्कुल मतलब जीरो पे चली गई है। जितने पे वो इमरान खान लेके आए थे उससे वो फिर फिसल गया है। और बार बार शहबाज शरीफ यही कह रहे हैं कि हमें इकोनॉमी को जो है सुधारना है और हमें ट्रेड जो है वो ओपन करना है इंडिया से। इंडिया ने तो कोई ट्रेड ओपन करने का संकेत नहीं दिया था। अगर आपको याद होगा इमरान खान के टाइम में कमर बाजवा ने जो है वो ट्रेड चलाने की बात की थी जो कि वहां के इस्टेब्लिशमेंट ने फिर उसको विड्रॉ कर दिया था। अब वही बात जो है अब शहबाज शरीफ कर रहे हैं। तो इसमें मुझे सिर्फ यही लग रहा है कि पाकिस्तान जो है वो अपना रुख वो नर्म कर रहा है इंडिया के थ्रू। इंडिया नर्म नहीं कर रहा है, इंडिया ने तो जहां है वही है। अब किसी न किसी को तो पहल करना पड़ेगा, चाहे इंडिया पहल करे चाहे पाकिस्तान पहल करे। लेकिन पाकिस्तान की जो इकोनॉमिक हालत है और उनकी जो पॉलिटिकल हालत है और जो भी कुछ हालत हो सकते हैं वो सब है वो मतलब बद से बदतर होते जा रहे हैं हर रोज। वहां पे अभी जो है कंटिन्यूअस इलेक्ट्रिक शॉर्टेज था, पावर फेलियर था पाकिस्तान में, पूरे कंट्री में पावर नहीं है और मतलब घंटों घंटे जो है वहां ब्लैकआउट हो जाता है पावर का। तो ये सब चीजें जो हालात हो रहे हैं इनको सुधारने के लिए एक तरह से वो मदद की अपील है मतलब शहबाज शरीफ की तरफ से। वो इंडिया को चाहता है कि क्योंकि जो सामान वो कई 100 किलोमीटर और कई 1000 किलोमीटर से मंगाता है वो अगर इंडिया से आए तो वो मतलब कुछ किलोमीटर दूर फासले से वो आ जाएगा।
तो मेरा यही कहना है कि ये रवैया जो है, और इंडिया भी जो है वो तैयार इसीलिए हो गया है कि उसके ऊपर अमेरिका का प्रेशर बना है कि अब आप बहुत दिन हो गया वो आप टेररिज्म का जो राग लगा रहे हैं वो राग लगा रहे हैं, और वो कश्मीर का राग लगा रहा है। तो अब यहाँ पे ना कश्मीर है ना यहाँ पे टेररिज्म है, और ये कह रहे हैं कि इन दोनों को छोड़ के आप बात कीजिए, आगे आगे बढ़ाइए इसको। अच्छा, आपने आपने अमेरिका की बात जो कही, मैं उसी पर आने वाला था कि एक जमाना था भारत सोवियत यूनियन के साथ हुआ करता था। पाकिस्तान 47 के बाद से ही अमेरिका के खेमे में, बाद में फिर भारत का भी झुकाव जाहिर है सोवियत यूनियन के बिखरने के बाद अमेरिका की तरफ हुआ। तो उसके बाद एक बड़ी तब्दीली हमने महसूस की कि भारत ने वो जो सीमा पार आतंकवाद जो है वो इल्जाम लगाना बंद कर दिया तकरीबन। लेकिन अब क्या फिर से कोई इस तरह की कोई चीज होगी? चूंकि मुझे अब याद है कि जब भारत में इंडियन मुजाहिदीन की बात कही गई थी, तो उससे कुछ दिन पहले अमेरिका में थिंक टैंक्स में यह बात कही जा रही थी कि इंडिया में होम ग्रोन टेररिज्म है। तो हमारी एजेंसियों ने एक नाम गढ़ लिया कि वो इंडियन मुजाहिदीन। खैर, मैं उस बहस में नहीं जाना चाह रहा, लेकिन क्या भारत और पाकिस्तान दोनों अमेरिका के कहने पर नजदीक आ जाएंगे? जी, ये बहुत अहम डिसीजन है, और जिस सिचुएशन में आज हम मतलब एज ए हिंदुस्तानी हैं और जो भी लोग पाकिस्तानी हैं वो हैं, हमें एज ए मतलब एज ए एनालिस्ट मैं यही कह सकता हूं कि जब वो लड़ने भिड़ने की बात आएगी तो अमेरिका ही जो है वो इनको अलग करेगा एक दूसरे से। और यही हमें संकेत मिल रहा है कि ये जो अब हल्के हल्के कुछ कदम बढ़ रहे हैं, इमरान खान के टाइम में नहीं था, क्योंकि वो तो रिजिड था कश्मीर के लिए, और उसने अपने कह भी दिया था कि वो अमेरिका के भी खिलाफ था, और ये भी कह रहा था कि कश्मीर पर अगर आप पहल करेंगे तो हम आगे जाएंगे। तो अब जो बात यह है कि नवाज शरीफ ने कश्मीर को तो नहीं छोड़ा है, लेकिन कश्मीर को पीछे रख दिया है। शहबाज शरीफ, और ये सब चीजें जो हो रही हैं वो अमेरिका के इशारे पर हो रही हैं। और आज भी जो है अभी शहबाज शरीफ की गवर्नमेंट जो है वो अमेरिका के इशारे पे चल रही है, और हमारे मोदी सरकार भी जो है वो भी बात मान रही है अमेरिका की, क्योंकि और बहुत सारे उसके मतलब जोड़ हैं तोड़ हैं जो भी कुछ है उस वजह से। तो अब हमें ये लगता है कि ये जो संकेत मिल रहा है वो आज नहीं तो कुछ दिनों के बाद फिर पाकिस्तान और हिंदुस्तान जो है वो एक नॉर्मलसी की तरफ जाएंगे, क्योंकि जो पीक होता है मतलब क्लैश का या कन्फ्रंटेशन का वो हमारे यहाँ पीछे रह गया है। अब जो है वो बालाकोट भी हो गया, उरी भी हो गया, वो सारी चीजें हो चुकी हैं। अब जो है वो जिसको कहते हैं कूलिंग डाउन, अब जो ये बात जो चल रही है ये कूलिंग डाउन प्रोसेस है। बुखार जो है वो चढ़ चुका था अपने पारे पे, अब वहां से वो अब नीचे गिर रहा है। तो ये मैं देखता हूँ इस पूरे। हाँ, ये बहुत अहम बात कही, और आपने जो ये बात कही कि अमेरिका ही कभी दोस्ती की कराने की बात करता है, कभी दुश्मनी बढ़ाने की बात करता है, तो वो उसका अपना कारोबार है, उसका अपना तरीका है। बहरहाल ये दुनिया के बहुत से मुल्कों में इस किस्म की चीजें साबित हो चुकी हैं कि अमेरिका किस तरह से खेल बनाता और बिगाड़ता है, बल्कि बनाता है अपने कारोबार के लिए और बिगाड़ता भी अपने कारोबार के लिए। अब मैं जो दूसरा इशू है उस पर चीन की तरफ जाना चाहता हूं। हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी अब से पहले कहते रहे हैं कि चीन की तरफ से ना कोई आया है, ना कोई घुसा है, ना कुछ है, बल्कि अब तो एक ऑफिशियल मीटिंग में रिसर्च पेपर ऐसा आया जिसमें यह बताया गया कि लद्दाख में एक बड़ी तादाद हमारी फौजी पोस्टें हैं जिस पर हम अब नहीं जा पा रहे हैं। ये क्या कुछ है, इसका थोड़ा सा बताइए क्या है। जी, एक दिल्ली में जो है वो एक सिक्योरिटी पुलिस ऑफिसर की मीटिंग हुई थी जिसमें डीजीपी लेवल के लोग थे, और उसमें प्राइम मिनिस्टर भी मौजूद थे, होम मिनिस्टर भी मौजूद थे, और ये जो है जनवरी 20 से 22 तक के बीच में जो है ये मीटिंग वहां चल रही थी। इसमें बहुत सारे पेपर 15 पेपर आए थे जो कि सेलेक्ट किए गए थे पढ़ने के लिए, जो इंडिया की सिक्योरिटी के मसाइल के बारे में थे। उसमें एक पेपर था जिसका नाम था, पेपर का उन्वान था सिक्योरिटी इश्यूज पर्टेनिंग टू अनफेंस्ड लैंड बॉर्डर, जिस पे जहां पे फेंसिंग नहीं है वहां पे क्या सिक्योरिटी इशू है। उस पेपर में वाजे तौर पर
बताया गया है कि 65 पेट्रोलिंग पॉइंट्स हैं इंडिया और चाइना के बीच में, यहाँ पे ईस्ट लद्दाख बॉर्डर पे, जिसको सब सेक्टर नॉर्थ भी कहते हैं मिलिट्री टर्म्स में। तो वो जो है वो उसमें 65 में से 26 पोस्ट जो है जिसपे इंडिया पहले 2020 से पहले पेट्रोलिंग करती थी, वहां तक जाती थी, अब उन पे पेट्रोल नहीं कर रही है। इंडियन जो आर्मी के जो लोग जाते थे वहां पे अपनी सिक्योरिटी देखते थे, उनको अलाउ था, तो वो वहां अब नहीं जा रहे हैं। और ये जो चीज है ये बहुत ही अहम चीज है। और इसके साथ साथ एक और खबर आई है जो इस पेपर से बाहर है, उन्होंने 26 को बढ़ा के 30 भी कर दिया है। उनका ये कहना है कि 30 पोस्ट पे जो है, वो पोस्ट तो बने हुए हैं अपने आप अपनी जगह पर है, अब पहले जो इंडियन सिक्योरिटी फोर्स है वहां तक जाती थी, चाइना ने अलाउ किया हुआ था। ये 2020 के बाद से अब चाइना उनको कहती है कि आप यहाँ नहीं आ सकते हो। हाई सर्वेलेंस जो है उन्होंने कैमरा लगाए हुए हैं, और जब भी इंडिया की तरफ से कोई मूवमेंट होता है, खासकर जो मतलब मवेशी लेकर के ले जाते हैं अपने ग्रेजिंग लैंड को देने के लिए, तो वहां से चाइना की तरफ से जो हॉटलाइन बना हुआ है, वो सर्वेलेंस कैमरा को देखने के बाद वो कह रहे हैं कि इनको आप रोक लीजिए, इनको बढ़ने मत दीजिए। और जो इंडियन सिक्योरिटी फोर्सेस हैं वो सिविलियन यूनिफॉर्म में खड़े हुए हैं वहां पर, जो अपने ही लोगों को वो कहते हैं पीछे ढकेल रहे हैं कि आप पीछे चले जाओ। तो अब यहाँ पे ये जो है ये एक बहुत ही कंसर्न मतलब मसला है कि इंडिया जो है 26 से लेके 30 पोस्ट को खो चुका है, और जिसमें अभी कब्जा जो है वो चाइना का है। वो कैसे आएगा वापस? ये बात जो है, ये अब इंडिया का जो अप्रोच है उसका अप्रोच है प्ले सेफ। ये इंडियन आर्मी का अप्रोच है कि हम जो है चाइना को जो है मतलब डिस्टर्ब नहीं करेंगे, और उनको जो है कोई मतलब हम उनको कन्फ्रंटेशन नहीं करेंगे। और उनका यही कहना है कि मतलब जैसे चल रहा है वो चलने दीजिए, और हम लोग बातचीत करेंगे, और बातचीत से ये सब सारे जो कन्फ्रंटेशन के पोस्ट है वो जो है वो बातचीत से सॉल्व हो जाएंगे। ये इंडियन अप्रोच है। अच्छा, क्या अब से पहले, आप तो एक लंबे अरसे से इस पूरे इलाके को देखते हैं, बहुत से मुल्कों से आपके राब्ते भी हैं, लोगों से भी मुलाकातें हैं, क्या अब से पहले भारत की किसी और सरकार ने चीन को इतना ज्यादा एक तरह से छूट दी है कभी, जिस तरह से अब? चूंकि अरुणाचल प्रदेश में कुछ गांव बना लिए गए हैं, ऐसी रिपोर्टें आ चुकी। अरुणाचल प्रदेश में पिछले दिनों टकराव के बाद वहां बहुत बड़ी फौजी एक्सरसाइज हुई, उसकी भी खबर आ चुकी। यहाँ लद्दाख में भी कुछ असेसमेंट के हिसाब से तो सैकड़ों स्क्वायर किलोमीटर जमीन चीन के पास पहुंच चुकी। क्या कभी ऐसा किसी और सरकार ने इतना ढील दी है चीन के मामले में? देखिए, चाइना जो है उसकी 14 मुल्कों से बॉर्डर लगती है, और उसने 13 मुल्कों के साथ जो है वो किसी न किसी तरह से, चाहे उनको मनवा करके, चाहे उन्होंने मान लिया या चाहे उन्होंने नहीं माना, उन्होंने वो सारे बॉर्डर प्रॉब्लम सॉल्व कर लिए हैं, सिर्फ हिंदुस्तान के अलावा। और एक भूटान है तो जो अभी शुरू हुआ, तो इसका ये है, यहां तक कि जो सबसे टफ नेगोशिएशन था, जिसपे कि जंग भी हो चुकी है, वो चाइना और रशिया का बॉर्डर था। और उस टाइम ये हालत नहीं थे जो आज रशिया के हैं, या मतलब है उस पे जो है उन्होंने गन्स लगा दिए थे और एक दूसरे के लोगों को मारा था, उसमें खूनरेजी हुई थी, वही बॉर्डर नेगोशिएशन की। लेकिन वो भी एंड में जाके वो सेटल हो गया, वो बॉर्डर पीसफुल हो गया। तो कोई लगभग 12-13 बॉर्डर जो है वो चाइना ने सेटल कर लिए हैं, जिस तरह से भी सेटल किया, चाहे अपने हक में सेटल किया हो या फिर दूसरे मुल्क को कॉम्प्रोमाइज करना हो, तो वो सेटलमेंट जो है वो हर जगह हो चुका है। अब आ जाइए इंडिया का, तो इंडिया जो है वो क्यों नहीं सेटल कर रही है इस बॉर्डर को, ये बात मानना है। और दूसरी बात ये मानना है कि अगर ये बॉर्डर नहीं सेटल होगा तो क्या होगा, आगे क्या होगा। तो पहली तो बात यह है कि ये जो बॉर्डर है, ये अभी जो LAC जिसको हम कहते हैं, ये ज़ोएन लाई का जो है 1959 का क्लेम लाइन है। ज़ोएन लाई जो थे चाइना के प्राइम मिनिस्टर, उन्होंने एक लेटर लिखा था प्राइम मिनिस्टर नेहरू को
कि ये हमारा क्लेम लाइन है, आप इसके पीछे चले जाओ और इसको बॉर्डर तस्लीम कर लो। जो कि आज का जो है वो जो एलएसी है, जो आज का एलएसी है वही क्लेम लाइन ही है। तो भारत के जो प्रधानमंत्री थे हमारे जवाहरलाल नेहरू, उन्होंने उसको एक्सेप्ट नहीं किया और उन्होंने कहा कि ये जो लाइन है ये तो आपने बनाई है, हमने थोड़ी बनाई है, आप आइए नेगोशिएट किए। उनका ये कहना है कि हमें ये आप दे दोगे तो हमारे झगड़े खत्म हो जाएंगे आपसे। अब इसके बाद जो है बहुत कुछ हुआ उसके बाद, और जो सबसे इंपॉर्टेंट बात हुई है वो है 1962 का वॉर। उस वॉर में जो है ये तो पूरी दुनिया से एस्टैब्लिश है कि चाइना ने बुरी तरह से इंडिया को मतलब हरा दिया। और उसके बाद जो है चाइना ने वो अपनी एक क्लेम लाइन बनाई, जो क्लेम लाइन पहले थी, जो उन्होंने प्लेन बना ली थी, उसी को क्लेम लाइन पर वो मतलब अड़े रहे। और उन्होंने कहा कि जो फोर्सेस हैं वो 20 किलोमीटर पीछे उस क्लेम लाइन के, आप पीछे चले जाइए इंडिया वाले, और चाइना वाले भी पीछे चले जाएंगे। तो ये हकीकत अभी भी है। और उसके बाद ये हुआ कि इसका उल्लंघन होता रहा, इसका जो है वो इस लाइन का उल्लंघन होता रहा। और इंडिया जो है वो ज्यादा से ज्यादा चाह रही थी कि जितने नजदीक हम जो है वो क्लेम लाइन के पहुंच जाए उतना अच्छा है। अब यहाँ पर आगे जो बात हो रही थी कि इंडिया ने कुछ बड़े मतलब बोल्ड डिसीजन लिए हैं, मतलब पहले से भी अभी भी। एक तो पहली बात है कि वहां का पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर जो है उन्होंने वो उसको नया की तरह बना दिया, और पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर, पहले इंफ्रास्ट्रक्चर कुछ था नहीं, अब वहां पे रोड हो गए हैं, वहां पे जो है वो इंटरनेट भी पहुंच रहे हैं, वहां पे हमारे फौज जो है उनको कपड़े वगैरह भी दे दिए हैं, वहां पे जो है वो कैंप भी उनकी बनी हुई है, और बहुत से कोई कंक्रीट है, कोई मतलब टेम्पररी कैंप वगैरह बना दिए हैं। तो ये बहुत तेजी से इंडिया अपने साइड पे जो है लद्दाख एरिया में कर रही है। जो सबसे बड़ा ट्रिगर था कि इंडिया ने लद्दाख को जो है घोषित कर दिया 19 अगस्त 2019 में कि यह हमारा यूनियन टेरिटरी है। इसको चाइना नहीं मानती है। चाइना का कहना है कि यह जो लद्दाख है इट्स अ पार्ट ऑफ लार्जर सेटलमेंट ऑफ JNK। JNK का लार्जर सेटलमेंट है, क्योंकि लद्दाख पहले जो है वो JNK एज ए स्टेट का पार्ट था, और वो जो है वो डिस्प्यूट जो है वो यूनाइटेड नेशन में है। तो जब JNK का सोल्यूशन होगा तो लद्दाख का भी सोल्यूशन होगा। तो हम चाहते हैं कि आप जो है वो स्टेटस को बना के रखिए, जो इंडिया नहीं कर रही है, इंडिया ने नहीं मानती है। तो अब क्या होगा? अब इंडिया का जो अप्रोच है टुवर्ड्स मतलब जो कन्फ्रंट्रेशन है या लैंड बाउंड्री डिस्प्यूट को सॉल्व करना है वो नहीं है। इंडिया जो है वो नहीं चाहती है कि मैं चाइना से जो है इंडिया जो है लैंड बाउंड्री डिस्प्यूट सॉल्व करे, बल्कि वो जो है अपनी सिक्योरिटी को स्ट्रेंथन कर रही है। और इसका फाइनल जो सोल्यूशन यही होने वाला है कि LAC आज के डेट में वो LOC है, और ये इसका फ्यूचर है। जैसे eyeball to eyeball कन्फ्रंट्रेशन है पाकिस्तान और इंडिया के साथ ऑन द LOC, वही होने वाला है चाइना और इंडिया के साथ। और मुझे नहीं दिखाई देता है कि कोई टेबल टॉक पर वो चले जाए। इसमें एक पॉइंट और आपको ऐड कर दूं कि अभी ये जो 26 की बात कर रहे थे कि 26 पोस्ट पे नहीं जा रहे हैं, तो इसमें एक पोस्ट है पेट्रोल पॉइंट 15, जिसपे इंडिया ने और चाइना ने एक संधि कर ली है, बातचीत उनकी रिजॉल्व हो गई है बाय टॉक। लेकिन उसपे भी जो है जो पेपर यही कहता है कि इंडिया जो है उसने लूज किया है टेरिटरी, जो ग्रेजिंग ग्राउंड है वो इंडिया ने दे दिया चाइना को, तब जाके वो बात रिजॉल्व हो गया है। अब फाइनल बात जो इसमें मैं करना चाह रहा हूं कि जो इंडिया के सिक्योरिटी फोर्सेस हैं उनका कहना ये है कि हमने तो कोई टेरिटरी दिया नहीं है। वो जो हमारे प्राइम मिनिस्टर कहते हैं, और इसी बात पर वो कहते हैं कि जो आर्मी है वो ये कहती है कि हमारे अंदर तो कोई आया नहीं है और किसी को हम आने देंगे। तो जब लोगों ने उनसे पूछा या जो भी है कि ये 26 पोस्ट का क्या मामला है, आप बताइए क्या इसका आंसर है, तो उनका कहना है कि इस पर तो हमारा नेगोशिएशन चल रहा है, या ये डिस्प्यूटेड मैटर है, उन्होंने थोड़ी ले लिया है, हम तो डिस्प्यूट के बाद जो इसको रिजॉल्व कर लेंगे फिर वापस आ जाएंगे। तो इसलिए प्राइम मिनिस्टर जो है वो मतलब इसमें इस तरह का जो बयान लिया हुआ है उन्होंने कि कोई डिस्प्यूट है नहीं। लेकिन अगर आप जाहिरी तौर पर समझे तो 26 पोस्ट पे तो चाइना का कब्जा है,
जी, ये बहरहाल बहुत बड़ी चीज है कि जिस पर शायद ये टलाने वाली बात या कन्फ्रंटेशन से बचने वाली बात या अपनी तैयारी होने का इंतजार है, क्या है वो तो सरकार ही बता सकती है। लेकिन अभी की पोजीशन ये है कि 65 में से 26 या 30 पोस्टें ऐसी हैं जिस पर भारत की सेना फौज नहीं पहुंच पा रही है। अच्छा, अब चलते हैं म्यांमार और इंडिया बॉर्डर पर क्या कुछ हुआ। ये हवाई कार्रवाइयां हुई हैं चिन नेशनल फ्रंट पर। इसमें भारत का क्या कुछ इसमें इन्वॉल्वमेंट है, या भारत का कितना इंटरेस्ट है, या भारत ने क्या चिन नेशनल फ्रंट को कहीं कोई अपने यहाँ जगह दी हुई है, क्या है भारत इसमें क्यों बीच में आ रहा है, क्या कुछ है? नहीं, देखिए, इसको समझने के लिए आपको मणिपुर का ज्योग्राफी समझना पड़ेगा, नहीं सॉरी, मिजोरम का ज्योग्राफी समझना पड़ेगा। जो मिजोरम हमारा स्टेट है, वो मिजोरम तो कैसे बन गया या क्यों नाम हो गया, उसका नाम चिन स्टेट होना चाहिए था, क्योंकि उसके लगा हुआ जो बॉर्डर है दूसरी तरफ, जो जैसे हमारे यहाँ जो है मतलब पाक ऑक्युपाइड कश्मीर है, वो उसी तरह से वहां पे जो है वो म्यांमार ऑक्युपाइड मणिपुर है। इस तरह समझिए, आधी पॉपुलेशन मणिपुर की उस बॉर्डर के उस पर म्यांमार में रहती है, जिसको वो चिन स्टेट कहते हैं। और ये जब कभी ख्वाबों में अगर ये दोनों मिल जाएंगे तो उनका क्या नाम होगा, या चिन होगा या मणिपुर होगा, ये तो मतलब गैब की बातें हैं। लेकिन हकीकत यह है कि चिन स्टेट जो है वो म्यांमार का हिस्सा है, और वहां पे एक बाकायदा एक स्टेट जैसे एक प्रांत है, उसी तरह से वो प्रांत है वहां पर इसका म्यांमार का, और वहां पे चिन लोग रहते हैं। और चिन लोग वही है जो मणिपुर मिजोरम वाले हैं। 510 किलोमीटर का बॉर्डर लगता है चिन स्टेट से और मणिपुर से। अब हुआ क्या है कि 2015 में चिन स्टेट ने जो है वो संधि की थी। उस टाइम जो डेमोक्रेटिक मतलब कौसी डेमोक्रेटिक रूल आ गया था म्यांमार में, जो कि 2021 में फिर कू हो गया पाकिस्तान वहां म्यांमार में, और उसके बाद जो है वो फिर गवर्नमेंट ने जो है सत्ता ले लिया, और जो एक्सपेरिमेंट ऑफ डेमोक्रेसी है जो 2008, 2012 और 2015 के बीच में चली थी, तो वो अब खत्म हो गई है। अब गिरफ्त है वो म्यांमार के जो मिलिट्री जनता है, तो उस टाइम इन्होंने जो है वो रोक दिया था जो चिन CNF चिन नेशनल फ्रंट जो है वो उन्होंने अपनी जो एक्टिविटी है कन्फ्रंट्रेशन की वो रोक दी थी। अब ये जो 2021 के बाद से वो फिर आर्म रिबेलियन कर रहे हैं, और अभी पिछले हफ्ते जो है वो आर्म रिबेलियन तो बहुत दिन से चल रहा है, जो भी कुछ चल रहा है। अब पिछले हफ्ते जो है म्यांमार ने एयरक्राफ्ट यूज किए हैं, जिसमें वहां के चश्मदीद हैं, उन्होंने कहा है कि 3 जेट एयरक्राफ्ट ने बमबारी की है और 2 हेलीकॉप्टर ने बमबारी की है चिन के ऊपर। चिन जो प्रोविंस है उसमें कोई विक्टोरिया कोई जगह है। ये भी बता दूं कि वो लोग सब क्रिश्चियन हैं, और मणिपुर के भी जितने लोग हैं वो क्रिश्चियन हैं, तो वो एंगल है कि नहीं। लेकिन ये उन्होंने तरीका अपनाया है, जैसे हमारे यहाँ बुलडोजर का तरीका है, उसी तरह से उन्होंने जो है रिबेलियन को क्वेल करने के लिए अब एयरफोर्स से जो है वो उसको कहते हैं कि आप शांत हो जाओ, नहीं तो हम तो बमबारी ही करेंगे आपको। तो ये हकीकत है जी। और वहां से जो लोग हैं चीन से, वो भाग के आ रहे हैं मणिपुर, मिजोरम। तो ये भी मामला चल रहा है। इसी कड़ी में एक चीज और है कि एक जो है वो राइट्स ग्रुप है, उसका नाम है, वो ये कहती है कि इंडिया को अपील किया, उसका नाम है 45 राइट्स, जो एक इंटरनेशनल मतलब ह्यूमन राइट्स ग्रुप है, उसका नाम है 45 राइट्स। उसने कहा कि इंडिया को इमीडिएटली इसका नोटिस लेना चाहिए, अपना एयर पे स्पेस जो है वो बंद करना चाहिए म्यांमार को, और इंडिया के म्यांमार के किसी न मतलब कोई भी एयरफोर्स, इंडिया एयरफोर्स जो है इंडिया का जो एयर स्पेस है उसको इस्तेमाल ना करे। तो ये उसकी अपील है, और इसमें उसने कहा क्योंकि मिजोरम डायरेक्टली इन्वॉल्व है इसके अंदर, तो इंडिया को आकर के इसमें मतलब इंडिया को अपने टेरिटरी और बाउंड्री को जो है बचाने के लिए म्यांमार से डायरेक्ट बात करे कि भाई आप ये बंद करें, जो आप काउंटर टेररिज्म जो ऑपरेशन आप चला रहे हैं ये बंद करें। तो ये सूरत हाल है। अब यहाँ पे जो इंडिया के जो आर्मी वाले लोग हैं उन्होंने डिनाई किया है
कि हमारे यहाँ कोई शिलिंग नहीं आई है, और जो अभी बम गिरा है वो रिवर में गिरा है, रिवर के अंदर, जो कि बाउंड्री लाइन है बिटवीन म्यांमार एंड इंडिया। तो हम उसको अपोज नहीं कर सकते हैं। लेकिन उसके बरक्स जो लोकल लोग हैं, उन्होंने तो इंटरनेशनल एजेंसी में फोटो मतलब लेकर करके, आजकल तो आप जान ही रहे हैं सोशल मीडिया और ये सब, तो वो सब सारी चीजें जो है उन्होंने फोटोग्राफ दिखा दी है, जिसको कोई डिनाई नहीं कर सकता। और वहां पे म्यांमार के जो आर्मी है वो आर्टिलरी भी यूज कर रही है, और उसके शेल भी जो है वो मणिपुर में आके गिरे हैं। तो ये मामला संगीन है, और इंडिया जो है इसको जो है मतलब देखे समझे, म्यांमार की गवर्नमेंट से बात करे और उनसे कहे कि जी बहरहाल ये बहुत ही कम मुल्कों की हुकूमतें होती हैं जो अपने ही लोगों पर बमबारी भी कर दें। मुझे याद है कि कुछ और मुल्कों में भी ऐसे जो डिक्टेटर किस्म की हुकूमतें होती हैं, वो रिबेलियन को कुचलने के लिए जहाज़ों का और तोपों का इस्तेमाल करती हैं। ऐसा इस्तेमाल हमने कई और मुल्कों में भी देखा है। बहरहाल आपने कई खबरों के बारे में बहुत अच्छे से तफसील बताई। इंडिया और पाकिस्तान एक तरफ पॉलिटिकली बात करने की तैयारी कर रहे हैं, लेकिन फौजी तैयारियां भी दोनों तरफ जारी हैं। इसके अलावा चीन ने हमारी पोस्टों पर कब्जा कर लिया है, ऐसी रिपोर्ट उस मीटिंग के अंदर से निकल के आई है जहां प्रधानमंत्री खुद मौजूद थे, और भारत के बॉर्डर से लगे हुए म्यांमार के चिन स्टेट में भी बमबारी हुई है, जो हमारे बॉर्डर से बिल्कुल नजदीक है। मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं कोई तालमेल होगा, जिसकी वजह से शायद हमारी फौज भी उससे इनकार कर रही है। लेकिन बहरहाल सरकारों के बीच में ऐसे तालमेल होते हैं, और हो सकता है म्यांमार और भारत की सरकार के बीच में ऐसा तालमेल हो। बहुत बहुत शुक्रिया जनाब सैयद अली मुश्तबा साहब, आपने हमें वक्त दिया। जी, आप कुछ कहना चाह रहे हैं? जी, वो जो तालमेल की आप बात कर रहे थे म्यांमार और इंडिया के बीच में, तो इस पे मैं एक या दो मतलब लाइन बोलना चाहता हूँ। जी जी जी, बताइए। तो इंडिया और म्यांमार का देखिए आप, इंडिया जो है वो शुरू से प्रो डेमोक्रेसी रहा है, और जो मतलब एक प्रो डेमोक्रेसी मूवमेंट को इंडिया की फॉरेन पॉलिसी ने बहुत देर तक, यहाँ तक के गुजराल और गौडा और उससे पहले जो मनमोहन सरकार, ये सब जो है वो जो पहले राजीव गांधी और ये सब, तो उसके बाद जो है वाजपेयी सरकार के टाइम में एक शिफ्ट आया इंडिया के फॉरेन पॉलिसी में म्यांमार के साथ। उन्हें देखना था कि हम ये प्रो डेमोक्रेसी चलाएंगे या फिर हम उनके सरकार से बात करेंगे। तो उन्होंने मिलिट्री जनता से, जो वहां की रूल कर रही है, सोलार कहलाती है, उससे एक संधि हुई उनकी, इंडिया की और म्यांमार की। उस संधि में यह है कि इंडिया प्रो डेमोक्रेसी का नाम नहीं लेगा। इंडिया जो है वो डेमोक्रेसी लाने का नाम नहीं लेगा, वो छोड़ देगा वो डेमोक्रेसी की, जो जैसे अभी वो पाकिस्तान के साथ टेररिज्म करते रहते हैं, वो कश्मीर करते रहते हैं। यहाँ सारी बात जो है वो डेमोक्रेसी की बात थी, जो कि इंडिया मतलब बहुत जमाने से, मतलब नेहरू जी के टाइम से और इसके टाइम से, और वहां तो हमेशा मिलिट्री रूल रहा था। तो इंडिया ने अपनी पॉलिसी को शिफ्ट कर दिया, और उसमें एक संधि हुई, और उस संधि का ये था कि टेररिज्म या जो कुछ है, डेमोक्रेसी जो है ये आपका इंटरनल मैटर है, हम उसमें बात नहीं करेंगे। आप हमसे जो है आप सब चीजें बात करें, और खासकर ट्रेड रिलेशंस की और कनेक्टिविटी की, लुक एक्ट पॉलिसी की, लुक ईस्ट पॉलिसी की, ये सारी बातें। तो वो तैयार हो गए। इंडिया ने उनसे कहा कि जो आपके सॉइल से जो टेररिज्म हो रहा है इंडिया में, मणिपुर में, मिजोरम में और नागालैंड में, और जो बॉर्डर स्टेट है, वो सब जो है 1600 किलोमीटर का बॉर्डर है इंडिया और म्यांमार का। इस पे जो है ये टेररिस्ट बैठे हुए होते हैं, जिनको हम आतंकवादी कहते हैं या मिलिटेंट कहते हैं, वो इंडिया पे आके अटैक कर जाते थे। हर टाइम जो है वो बॉम्बिंग होती थी, हर टाइम जो है कोई ना कोई धमाका होता था। तो चाइना ने कहा कि हम इसको, म्यांमार ने कहा कि हम इसको कंट्रोल करेंगे। अब आपके सॉइल पे कोई भी हमारे सॉइल से मतलब टेररिस्ट एक्टिविटी नहीं कर रही है। इसमें एक चीज और बता दूं कि 2006 या 7 के बीच में जो है वो इंडिया और म्यांमार ने मिलके ज्वाइंट ऑपरेशन किया था, मिलिट्री ऑपरेशन, म्यांमार के सॉइल पे के वहां से मिलिटेंट को फ्लश आउट करने के लिए। तो ये जो न्यू पॉलिसी अभी जो चल रही है इंडिया की और म्यांमार के साथ, कि इंडिया देखता है कि जो भी कुछ हो रहा है म्यांमार के अंदर, उस पर मैं कोई कमेंट नहीं करूंगा। इसीलिए रोहिंग्यास की इतनी बड़ी बात हो गई, इंडिया के गवर्नमेंट ने कुछ नहीं कहा।
ठीक। और म्यांमार का ये कहना है कि हम आपको आपके यहाँ जो है आपको टेररिज्म मुक्त कर देंगे। तो इसीलिए अभी जो म्यांमार कर रहा है चीन के ऊपर, उस पर इंडिया कोई रिएक्शन नहीं ले रही है, जबकि वो इंडिया के इवन बॉर्डर पे ये काम हो रहा है। क्योंकि इंडियन गवर्नमेंट को जरा सा भी कहीं कुछ होता है तो वो तुरंत मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर अपना स्टेटमेंट लेके आ जाती है। तो ये बात मैं समझाना चाह रहा था। जी 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 जी, बहुत ही अहम बात बताई आपने कि पॉलिसी शिफ्ट है भारत का। एक जमाने तक आन सान सू की को बाकायदा हमारे यहाँ बहुत ही इज्जत दी जाती थी, जो वहाँ प्रो डेमोक्रेसी लीडर हैं। अब वो बात नहीं रही, और आपने वो बात भी याद दिला दी कि रोहिंग्या मुस्लिम्स के खिलाफ जो कुछ वहाँ की फौज ने किया, उस पर भी भारत न सिर्फ खामोश, बल्कि यहाँ आए हुए कुछ रेफ्यूजीज को पुश बैक भी किया गया म्यांमार में, चाहे वो कम ही तादाद के थे, लेकिन उन्हें वापस करने की भी कोशिश की गई। बहुत बहुत शुक्रिया। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाजत। धन्यवाद, शुक्रिया। जय भारत, जय हिंद। मीडिया स्टार वर्ल्ड के और वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और सीधे नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन दबाएं। और अगर हमारी खबर सच्ची और अच्छी लगे तो अपने व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, फेसबुक और ट्विटर अकाउंट पर जरूर शेयर करें।